दोस्तों, आज ये अनजान आदमी दिल में एक निराशा के साथ ट्रेन स्टेशन पर आता है। पूरा स्टेशन लगभग खाली था, लेकिन इतने में ही उसकी नजर एक कपल पर जाती है जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनका किस करना नॉर्मल नहीं बल्कि काफी अजीब था। उन्हें ऐसा करते देख वो आदमी पल भर के लिए कुछ सोचता है और सामने से आ रही ट्रेन के आगे कूद जाता है। ये सच में काफी अजीब था। अब वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी देखने के बाद आप में से 5% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें असली मतलब समझ आएगा। तो प्लीज कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। कहानी शुरू होती है एक वीरान इलाके से। चारों ओर देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सालों से कोई आता जाता ना हो। इतने में ही हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो गैस स्टेशन के ऊपर सीढ़ी लगाकर एक बैनर टांग रहा था जिस पर वेलकम लिखा था। इतने में हमारी नजर एक दूर से आती बस पर जाती है। उस बस में सिर्फ एक ही पैसेंजर था जिसका नाम एंड्रियास है, जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां से आया था और उसे कहां जाना है। कंफ्यूज होकर वो बस से उतरता है और इधर उधर देखता है और पाता है कि जो सामने वेलकम वाला बैनर लगाया गया था वो उसके लिए ही था। वो बूढ़ा आदमी उसके पास आकर उससे बात करते हुए अपनी गाड़ी में बिठाता है और शहर की तरफ ले जाने लगता है। वो उसे हरे भरे गांव से होते हुए एक हाईवे से शहर की तरफ ले जा रहा था और बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रियास को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। खैर, इसके बाद वो उसे एक फ्लैट के नीचे ड्रॉप करते हुए उसकी फ्लैट की चाबी देते हुए बोलता है कि कल से तुम्हें अपनी नई नौकरी पर जाना होगा, जो कि एक बड़ी कंपनी में एक अकाउंट हैंडलिंग की नौकरी होगी। एंड्रियास खामोशी से अपने फ्लैट की ओर आ जाता है। अंदर आकर उसने गौर किया कि वो कितना अजीब दिख रहा था। कल नौकरी का पहला दिन है, इसलिए उसने पहले तो शेव किया और अच्छे से नहा धोकर सोने चला गया। रात गुजरी और अगली सुबह होते ही वो ऑफिस की ओर चल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात हार्वर्ड नाम के एक आदमी से हुई जिसने उसे उसका काम समझा दिया और ये हार्वर्ड ही उसका बॉस भी था। वो उसे सबसे मिलवाते हुए उसका केबिन दिखाता है। उसने काम शुरू किया और रजिस्टर की सारी एंट्रीज को नोट किया और इसके बाद लंच ब्रेक पर चला गया। महंगा वाला हॉट डॉग खाया, लेकिन उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। ये काफी अजीब था। खैर, इसके बाद वापस ऑफिस की ओर जाने लगा तो देखा कि उनके ही ऑफिस का एक पुराना वर्कर ऊपर से कूदकर जान दे चुका था और उसका शरीर रेलिंग्स के बीच में फंसा हुआ था। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब उसके साइड से बिल्कुल नॉर्मली गुजर रहे थे और एक सफाई करने वाली वैन आती है जिसमें से 2 लोग उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सफाई वाले भी ऐसे पेश आ रहे थे कि जैसे उन्हें इस चीज की आदत हो गई हो। सब नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहे थे। वापस ऊपर आकर देखा तो सफाई वाले बॉडी ले गए थे। उसके दिल में डर भी था और सवाल भी था कि आखिर कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा था। इस बात की टेंशन को मिटाने के लिए एक लोकल बार में गया, लेकिन शराब में ना तो नशा था और ना ही कोई स्वाद। वॉशरूम के दौरान उसने एक आदमी से पूछा कि यहाँ की शराब इतनी अजीब कैसे है, ना ही कोई स्वाद है और ना ही कोई नशा। अच्छा होता कि वो पानी ही पी लेता। उस आदमी ने जवाब दिया कि अगर तुम्हें यहाँ की शराब पसंद नहीं आई तो जरूर प्रॉब्लम तुम में ही होगी। मुझे देखो, मुझे तो इतनी चढ़ गई है कि मैंने तो वॉमिट भी कर दी। अभी वो उसकी बातें सुन ही रहा था कि पीछे एक तीसरे आदमी की आवाज आई। उसने बोला कि मुझे भी काफी समय से यहाँ की शराब में कोई स्वाद नहीं आता, लेकिन क्या करें, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो बोला कि मैंने हॉट चॉकलेट भी ऑर्डर की, जिसकी खुशबू पहले बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब हॉट चॉकलेट पीने में भी उसे कोई स्वाद नहीं आता। उसकी बातें सुन एंड्रियास उसे देखने जाता है, लेकिन वहां कुछ और लोग आ जाते हैं और एंड्रियास एक स्टॉकर जैसा नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने उस वॉशरूम वाले आदमी का पीछा किया। वो आदमी अपने घर गया और एक बेसमेंट की लाइट जली। एंड्रियास ने सोचा कि अच्छा खासा दिखने के बाद भी ये आदमी बेसमेंट में क्यों रहता है। जैसे ही वो उसकी खिड़की के पास गया तो एक प्यारा सा ओल्ड विंटेज ओपेरा म्यूजिक सुनाई दिया, लेकिन लाइट ऑफ होने के साथ ही वो म्यूजिक भी बंद हो गया। खैर, दिन गुजरने के साथ वो धीरे धीरे अपने ऑफिस और घर की जिंदगी में बिजी हो गया। खाना बेस्वाद था, लेकिन समय के साथ उसे इसकी आदत होने लगी। खैर, वो अब एक रोबोट जैसा होने लगा था जिसे कोई खुशी या दुख महसूस नहीं होता था। इसी दौरान एक दिन ऑफिस में पेपर कटिंग के दौरान उसने क्यूरियोसिटी के चलते अपनी उंगली उसमें रख दी और अगले ही पल उसकी उंगली कट गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उसे अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। खून तो निकल रहा था, लेकिन कोई दर्द नहीं था। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसकी एक कलीग उसे आकर बोलती है कि तुम ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते, और दूसरा कलीग बोला कि क्या तुम बेहोश होने वाले हो। वो उन्हें हैरानी से देखता है और सोचता है कि साला तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी उंगली कट चुकी है।
इसके बावजूद भी तुम सब उससे नॉर्मली बात कर रहे हो। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। होश आया तो हाथ पर बैंडेज थी और वो एक गाड़ी की बैक सीट में मौजूद था, जिसे वहीं सफाई वाले चला रहे थे, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले एक मरे हुए आदमी की बॉडी को ले जाते हुए देखा था। उन दोनों ने उससे कोई बात नहीं की, बस उसे उसके फ्लैट पर ड्रॉप किया और चले गए। हैरानी के साथ वो अपने घर में दाखिल हुआ। डरते हुए अपनी बैंडेज उतारी तो और ज्यादा हैरान हुआ जब उसने देखा कि उसकी उंगली तो वापस जुड़ चुकी थी। उसमें एक जॉइंट का निशान था, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था, क्योंकि उसने खुद अपनी उंगली काटी थी। फिर ये अपने आप कैसे जुड़ गई? दिल में सवाल लिए वो सो भी नहीं पाया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। इसलिए अब सारे जवाब पाने के लिए अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने गाड़ी उठाई और वापस उसी गैस स्टेशन की तरफ गया जहां से उसे लाया गया था। उसने पत्थर के पीछे से छुपकर सब कुछ देखना शुरू किया। थोड़ी देर में वहां फिर से वही बस आई जिसने एक पैसेंजर को उतारा और ठीक उसी की तरह उसे भी गाड़ी में बिठाकर शहर की तरफ ले जाया गया। लेकिन उसे पता लगाना था कि वो बस कहां से आई थी और कहां जा रही थी। इसलिए उसने सीक्रेटली उस बस का पीछा किया, लेकिन रेतीली हवाओं के साथ वो बस एक हवा के झोंके के साथ गायब हो गई। उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो पाया कि बस के टायर के निशान एक दिशा की ओर जाकर गायब हो चुके थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल एक डेड एंड था। खैर, अब ऑफिस का टाइम हो गया था, इसलिए वो वापस ऑफिस आ गया। वहां लोग उससे नॉर्मली ही मिल रहे थे। किसी ने उसकी उंगली का जिक्र तक नहीं किया, यहाँ तक कि उसके बॉस ने बोला कि तुम काफी मायूस रहते हो और सबसे अलग भी रहते हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताओ, और अकेले अकेले रहने से तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए आज तुम लंच हमारे साथ करना, इससे उसे खुशी होगी। अब बॉस के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए लंच ब्रेक में वो अपने कलीग्स के साथ लंच करने लगता है। बातों के दौरान उसका बॉस बोलता है कि आज मेरे घर पर हम डिनर पार्टी कर रहे हैं, तो अगर तुम भी आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो भी एक सहमति से उनकी बात मान लेता है। अब घर जाने के दौरान उसके कानों को फिर से उसी पुराने ओपेरा का म्यूजिक सुनाई दिया, जो कि उसी आदमी के बेसमेंट से आ रहा था जो उस दिन बार के टॉयलेट में था। उसने म्यूजिक को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहा, लेकिन इतने में ही दो क्लीनर उसे नोटिस कर लेते हैं और वो भी खामोशी के साथ वहां से चला जाता है। रात हुई और वो अपने बॉस के घर डिनर पर चला गया। डिनर पर पहली बार उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एना था, जो कि किचन की इंटीरियर डिजाइनर थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और उनमें दोस्ती हो गई। डिनर के बाद वो उसे उसके घर ड्रॉप करने गया, जहां एना ने उसे अंदर इनवाइट किया, और इसके बाद हम दोनों को एक दूसरे के बेहद ही करीब आते हुए देखते हैं। खैर, रात गुजरी और अगली सुबह के साथ एंड्रियास में भी एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो दिल की बातें कर सकता था। एना एक इंटीरियर डेकोरेटर थी, इसलिए उसने उसे एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट किया। खैर, अब समय गुजरा और उसने भी एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली, और आज वो अपने छोटे से फ्लैट से निकलकर एना के साथ शिफ्ट होने वाला है। अब दोनों ने साथ रहने का डिसाइड किया, और इसी सिलसिले में एना के कहने पर पूरे घर को फिर से रेनोवेट किया गया, क्योंकि ये उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी, तो घर भी नए जैसा ही होना चाहिए। दिन गुजरे और समय के साथ उनका रिश्ता थोड़ा सा फीका होने लगा। जो एक्साइटमेंट और प्यार वाली बातें पहले थी वो अब नहीं होती। एना सिर्फ काम के रिलेटेड ही बात करती है, और दिन गुजरने के साथ पहले उसे एना के घर की कॉफी में स्वाद आता था, लेकिन अब वो कॉफी भी धीरे धीरे फीकी और बेस्वाद सी होने लगी थी। और यहाँ तक कि उन दोनों में फिजिकल इंटीमेसी भी ऐसी हो गई थी जैसे कि वो बस एक रोबोट की तरह बिना फीलिंग वाली इंटीमेसी हो। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि एना उसके पास आती है और पूछती है कि तुम सोए क्यों नहीं, जिस पर वो उसे अपने नाइटमेयर और अपनी फीलिंग से रिलेटेड कुछ बोलने लगता है कि एना उसे टोक देती है और बोलती है कि शायद घर का नया पेंट सूखने में थोड़ा और समय लगेगा, और साथ ही ये भी बोलती है कि मेरे साथ ये फीलिंग वाली अजीब बातें फिर से मत बोलना, और वहां से चली जाती है। ये भी सच में कुछ अजीब ही था। धीरे धीरे समय के साथ एना और उसके रिश्ते में फीकापन आने लगा, और उसे फिर से ऐसा लगने लगा कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बोरिंग ऑफिस से घर जाता तो एना उसे प्यार से बुलाती, और वो खुश हो जाता कि शायद आज एना उससे कोई फीलिंग वाली बात करेगी। लेकिन अगले ही पल एना बोलती है कि अगर हम बाथटब को बेडरूम की दीवार तोड़कर लगा दें तो ये कितना अच्छा लगेगा। वो भी सोचता है कि सत्यानाश हो ऐसी जिंदगी का। एना कितनी अजीब हो गई है। ऐसे में उसकी नजर ऑफिस की नई वर्कर पर जाती है जिसका नाम इनाबोर था। वो लंच ब्रेक में उसके पास जाता है और उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है, और वो भी उसकी बात मान जाती है। और इन सब के चलते उसने एना से झूठ बोल दिया कि आज वो शहर में कुछ पर्सनल काम निपटाने जा रहा है, इसलिए वो घर आने में लेट हो जाएगा, और उसे अकेले ही डिनर करके सो जाने को बोलता है। अब मूवी के दौरान वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है,
लेकिन ताज्जुब इस बात का था कि वहां पर वो अकेला ही रो रहा था। बाकी सभी लोग और यहाँ तक कि इना बोर भी बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मूवी देख रही थी। वो उसके आंसू नोटिस किए बिना उसके कंधे पर सर रख देती है। खैर, मूवी के बाद वो उसे ड्रॉप करने जाता है, जहां वो इना बोर से पूछता है कि क्या तुम्हें अजीब लग रहा है कि मैं किसी और लड़की को डेट करते हुए भी तुम्हारे साथ मूवी देखने गया? जिस पर वो कहती है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसी के बाद दोनों में किस होता है। इसके बाद वो घर चली जाती है और एंड्रियास भी अपने रास्ते निकल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अब दोनों ने लंच ब्रेक में छुप छुप के मिलना शुरू किया। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बोरिंग जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे हैं, लेकिन यहाँ एना के साथ उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती थी। हर टाइम होम डेकोरेशंस की बातें और बिना इमोशन वाले रिलेशन से परेशान होकर उसने एना को सारी सच्चाई बता दी कि वो किसी और को डेट कर रहा है। लेकिन यहाँ हम गौर करते हैं कि इस दौरान एना ने उससे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया। वो तो अपने टीवी शो और कॉफी को एंजॉय कर रही थी। बस उसने इतना कहा कि वीकेंड तक रुक जाओ, हमारा कुछ मेहमानों के साथ डिनर है, फिर तुम चले जाना। ये सच में काफी अजीब था। खैर, वीकेंड के मेहमानों वाले डिनर के बाद वो ऑफिशियली एना से ब्रेकअप करने के बाद बिना देरी किए इना बोर के घर के नीचे जाता है और उसे नीचे बुलाकर बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और इसके बाद वो उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले आता है। वहां बातों ही बातों में वो उसे सरप्राइज देता है कि उसने एना से ब्रेकअप कर लिया है और उन्हें छुप छुप के मिलने की अब कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर इना बोर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं देती। वो पूछता है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, जिस पर वो बोलती है कि हमारा रिलेशन एक सीक्रेट था और उसे ऐसे ही मिलना अच्छा लगता था। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है? इना बोर का जवाब सुनकर वो शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो अकेले उसे ही नहीं बल्कि 3 और लोगों को एक साथ डेट कर रही थी। वो बोलता है कि जैसे मैंने एना को छोड़ दिया वैसे ही तुम भी उन तीनों को छोड़ दो, हम एक साथ शहर में नया घर लेंगे। जिस पर एक कंफ्यूजन के साथ वो बोलती है कि मैं उनको नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो तीनों मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ नए घर में जरूर रहना चाहूंगी क्योंकि वैसे भी मेरे घर का बाथरूम काफी छोटा है, तो अगर नए घर का बाथरूम बड़ा होगा तो उसे अच्छा लगेगा। एंड्रियास सोचता है कि साला मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या बोल रही है। इसके बाद उसने वाइन खत्म की और वहां से निकल गया। अकेले घूमते घूमते शहर के ट्रेन स्टेशन तक आ पहुंचा और यहाँ फिर से कहानी का शुरुआती सीन आ जाता है, जहां वो एक कपल को अजीब तरह से बिना इमोशंस वाली किसिंग करते हुए देखता है। वो ऐसे किस कर रहे थे जिसमें रत्ती भर भी फीलिंग और इमोशन नहीं था। उन्हें ऐसा करते देख वो काफी इरिटेट हो रहा था और एना के साथ बिना इमोशंस का रिलेशन और साथ ही इना बोर से मिले धोखे के ताजा घाव उसके सामने आ जाते हैं। बस यही सोचते हुए उसने एक पल गवाए बिना ट्रेन के आगे जंप कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हुआ। वो ट्रेन के नीचे नहीं आया बल्कि ट्रेन उसे काफी दूर तक पटरी पर घसीटते हुए ले गई और वो मरा नहीं, बस बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो टूटी हुई हड्डियों के साथ घर की ओर जाने लगा। खाली सड़कों पर अकेले जाते देख पीछे से फिर से वही दोनों सफाई वाले आए और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। हैरानी वाली बात थी कि दोनों सफाई वालों ने उसकी ऐसी हालत के बारे में एक बार तक नहीं पूछा और बस उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दिया। अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि घर पहुंचकर और हैरान हो गया जब एना ने उसे देखा और खुशी से बस एक ही बात बोली कि क्या हम इस वीकेंड अपने दोस्तों के साथ गो कार्ट पर जा सकते हैं। एंड्रियास बोलना तो चाहता था कि साला तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं एकदम फटेहाल हो चुका हूं, मेरा हालचाल पूछने की बजाय तुम क्या ही पूछ रही हो, लेकिन उसने इस बात को मन में दबाया और वीकेंड पर एना के साथ गो कार्ट पर चला गया। खैर, समय फिर से गुजरा और हम उसे फिर से लोकल बार में मौजूद पाते हैं, जहां वॉशरूम के दौरान उसे फिर से उसी आदमी का ध्यान आया जो बिल्कुल उसी की तरह महसूस कर रहा था। अब उसने सोचा कि आज तो उस आदमी के पास जाकर वो सारा सच पता कर ही लेगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा था। वहां पहुंचकर उसने गौर किया, आज रात भी वहां वही ओल्ड विंटेज ओपेरा बज रहा था। उसने बिना देरी किए अंदर जाने का रास्ता ढूंढा और दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुआ। बेसमेंट पुरानी थी, लेकिन उसने गाने की धुन को फॉलो किया और फाइनली उसके रूम के बाहर आ गया। दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर वाले आदमी ने पूछा कि तुम कौन हो। एंड्रियास बोला कि हम उस दिन वॉशरूम में मिले थे, तुमने बोला था कि तुम्हें किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। जिस पर वो आदमी बोला कि वो तो मैंने ऐसे ही बोला होगा, अब मैं ठीक हूँ और उसको भी जाने को बोलता है। लेकिन वो जिद करता रहा और उसकी जिद के चलते उसने उसे अंदर आने दिया। उस आदमी का नाम ह्यूगो था। अंदर उसने देखा कि कमरे की छत को बहुत सारे लाइट बल्ब से सजाया गया था, लेकिन वहां कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था। तो आखिर वो संगीत कहां से आ रहा था। ह्यूगो उसे फिर से घर जाने को बोलता है, लेकिन एंड्रियास ने गौर किया
कि वो म्यूजिक उस दीवार से आ रहा था। उसने पेंटिंग हटाई और वहां एक छोटा सा क्रैक था जिसमें से वो ओपेरा और दिल खुश कर देने वाला संगीत सुनाई दिया। लेकिन ह्यूगो के चेहरे पर डर था और उसने एंड्रियास से बोला कि प्लीज इस बारे में किसी से मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ओपेरा म्यूजिक के संगीत से उसकी टेंशन और चिंता पल भर में गायब हो गई। उसे ऐसा सुकून मिला जिसे बयान नहीं किया जा सकता। अगले दिन काम के दौरान वो म्यूजिक के ख्यालों में खोया हुआ था। बॉस ने पूछा कि तुम परेशान क्यों बैठे हो। उसने अपने बॉस से जिक्र किया कि जब से वो यहाँ आया है उसने शहर में एक भी बच्चे को नहीं देखा और ना ही उसे किसी भी चीज का टेस्ट महसूस होता है। ये सुनते ही उसका बॉस वहां से मुंह छुपाकर चला गया। ये देख उसे शक हुआ कि साला सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। उसने फिर से एना को कॉल किया और कहा कि ऑफिस में काम ज्यादा है इसलिए वो लेट हो जाएगा। तुम उसका इंतजार मत करना, बस खाना खा के सो जाना। अब उसने एक बैग में ढेर सारे औजार भरे और सीधा ह्यूगो के बेसमेंट में दाखिल हो गया। अब ह्यूगो तो उस समय घर पर नहीं था, वो शायद बाहर गया हुआ था। उसने एक पल गवाए बिना बस उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। मन में क्यूरियोसिटी थी कि शायद उस तरफ कोई सीक्रेट तहखाना होगा जहां से ये म्यूजिक आ रहा था। ह्यूगो वापस आया तो उसके घर पर शोर सुनाई दिया। वो भी अपने घर की तरफ भागा। वो उसे हैरानी से देखता है और बोलता है कि ये सब मत करो, तुम बहुत शोर कर रहे हो और हम फंस जाएंगे। वो बोला कि ये मेरा घर है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता दीवार तोड़ने का। लेकिन एंड्रियास बोला कि मुझे दीवार के उस पार से ऐसी खुशबू आई जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। ह्यूगो ने जैसे ही ये सुना तो वो भी उसके साथ दीवार तोड़ने में मदद करने लगा। दिन से रात हो गई लेकिन दीवार टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। थककर कॉफी पीने लगे तो उन्हें पहली बार वहां कॉफी का टेस्ट महसूस हुआ। जैसे जैसे दीवार के अंदर जा रहे थे म्यूजिक का शोर बढ़ता जा रहा था और जिस तरह से बच्चे किसी पार्क में खेल रहे होते हैं उस तरह की बच्चों की हंसी भी सुनाई दी। खैर, अब जल्द ही सुबह होने वाली थी तो काम रोकना पड़ा। वापस अपनी जिंदगी और नौकरी में लौटा तो पाया कि आज ऑफिस के लोग उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। केबिन में देखा कि उसकी जगह कोई और काम कर रहा था जो कि लगभग उसकी तरह ही दिख रहा था। उसका बॉस उसके पास आया और बिना कोई साफ रीजन दिए उसे कोई दूसरी जॉब करने की सलाह देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे निकाला क्यों गया था और हैरानी इस बात की थी कि उसने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ऑफिस से बाहर आया तो देखा कि वही दोनों सफाई वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उसे शक हुआ कि जरूर उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए नजर बचाकर वो पीछे के रास्ते से निकला। अब उसे शक था कि उसके घर पर भी नजर रखी जा रही होगी, इसलिए घर नहीं गया बल्कि ह्यूगो की बेसमेंट में जाकर अधूरे काम को पूरा करने लगा। अब जैसे जैसे टनल को ज्यादा खोदने लगे तो म्यूजिक का शोर बढ़ने लगा। पहले तो उसकी बेसमेंट की खिड़की से सुनाई देता था, लेकिन अब उसकी पूरी बिल्डिंग में एयर वेंटिलेशन के जरिए सबको सुनाई देने लगा और ड्रिलिंग का शोर भी इतना था कि उसका शोर सबकी नजरें खींचने लगा। कुछ देर में उनके नेबर्स भी उनके घर पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या बना रहे हो जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन ह्यूगो झूठ बोल देता है कि उसकी पाइपलाइन में खराबी आ गई थी, जिसके कारण उसने रिपेयर वालों को बुलाया है और उनसे शोर के लिए माफी मांगता है और उन्हें भेजने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो टनल को 90% बना लेते हैं तो ऐसे में इतनी तेज खुशबू आती है कि एंड्रियास का खुद पर काबू नहीं रहता और वो आखिरी तंग रास्ते में अपना हाथ डाल देता है और उसका हाथ किसी घर के एयर वेंटिलेशन से बाहर आ रहा था। शायद ये एक अलग दुनिया होगी जहां के रंग एंड्रियास के शहर जैसे फीके नहीं थे। खिलखिलाती धूप के साथ साथ म्यूजिक और बच्चों और पक्षियों का शोर भी सुनाई दे रहा था। लेकिन एंड्रियास का हाथ टेबल पर रखी एक पाई तक जाता है और वो पागलों की तरह बाकी सब छोड़कर उसे ही खाने लगता है। लेकिन इतने में ही वही सफाई वाले उनके घर में दाखिल होकर उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ह्यूगो बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन दोनों को एक जगह ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर ह्यूगो को बिना कुछ बोले वापस अपने घर भेज दिया जाता है, लेकिन एंड्रियास को नहीं। थोड़ी देर में लोगों का एक ग्रुप आता है जो कि शायद शहर के पावरफुल लोग होते हैं। उनमें से एक महिला एंड्रियास को बोलती है कि लोग यहाँ पर खुश हैं और ये एक अच्छा शहर है। वो पीछे देखती और सबको उसकी बात से सहमत होने को बोलती है। सबने रोबोट की तरह सिर हिलाया और उसकी बात से अग्री हुए। एंड्रियास बस चुप बैठा रहा। उन्होंने एक ग्रुप डिस्कशन की और कुछ देर में उसी ड्राइवर को बुलाया जो एंड्रियास को पहली बार शहर में लाया था। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और बिना कुछ बोले उसे उसी पुराने गैस स्टेशन पर ले जाया गया। यहाँ बिना देरी किए कुछ लोग ह्यूगो की बेसमेंट में दाखिल हुए और उस टूटी हुई दीवार की रिपेयर करने लगे। शायद पावरफुल लोग नहीं चाहते थे कि सबको वो म्यूजिक का शोर सुनाई दे, इसलिए उस टनल को बंद कर दिया जाता है और घर को दोबारा से फ्रेश पेंट भी कर दिया जाता है। लेकिन अब ह्यूगो को उस कमरे से भी निकाल दिया जाता है
यहाँ एंड्रियास को बस के आते ही बस की पिछली साइड ले जाया गया और जबरदस्ती उसे लगेज वाले सेक्शन में डाल दिया गया और बस को रवाना कर दिया गया। उसने बहुत कोशिश की बस का दरवाजा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुल पाया। लगातार कोशिश के बाद वो बेहोश हो गया और इस ओर हम देखते हैं कि जिन लोगों को वो पीछे छोड़ गया था उनकी जिंदगी में उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एना ने शायद किसी और को अपना पार्टनर बना लिया और इनाबोर ने भी उसकी जगह ऑफिस का एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। लेकिन ह्यूगो ही था जो एंड्रियास के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे भी अब सजा के तौर पर सफाई का काम दे दिया गया और शायद वो भी एक दिन एंड्रियास को भूल जाएगा। वो बस कई दिनों का सफर तय करती है और उसके चेहरे के ऊपर जमी हुई बर्फ से हम महसूस कर सकते हैं कि उसे सजा के तौर पर एक ठंडे इलाके में भेज दिया जाता है। बस रुकती है और उसके उतरते ही बस अपने रास्ते निकल जाती है और इसी के साथ कहानी को यहाँ खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी हमारे दिमाग में कई सवाल छोड़ जाती है कि ये सब क्या था। उसी चीज को समझने के लिए हम अपनी अलग अलग थ्योरीज पर गौर करेंगे। पहली थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरह से आफ्टर लाइफ की एक झलक हो सकती है। आसान भाषा में समझाऊं तो आफ्टर लाइफ एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान की आत्मा मरने के बाद जाती है। वहां कोई खुश या जिंदा दिल एहसास नहीं होता, बस निराशा के बादल चारों ओर फैले हुए होते हैं और एक तरह से उसका टेस्ट लिया जाता है। वो कुछ अच्छा करते हुए मेहनत करेगा तो हेवन में पहुंच जाएगा, लेकिन अपने रास्ते से भटक गया और कोई पाप कर दिया तो उसे नरक भेज दिया जाएगा, जैसे कि एंड्रियास ने कहानी के आखिर में किया। वो जैसे ही हेवन को महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा कि उसका ध्यान हेवन से हट गया और हेवन से पहले उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने एक पाई रख दी गई और वो पाई को खाने के लालच में चोरी कर बैठा, जिस कारण उससे पाप हो गया और उसे सीधा उठाकर नरक में भेज दिया गया। लेकिन क्या सच में पाई चुराना एक पाप था? देखा जाए तो उसने एना के साथ चीटिंग करके इनाबोर को डेट किया था, वो भी तो एक पाप ही था। तो उसे तब क्यों नहीं उस शहर से बाहर ले जाया गया? इससे हमारी ये वाली थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती और हम आते हैं अपनी अगली थ्योरी पर। इसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि जब इंसान कोमा में जाता है तो वो इसी तरह की दुनिया को महसूस करता होगा। कोमा भी एक ऐसी ही कंडीशन होती है जिसमें इंसान ना तो पूरी तरह से जिंदा होता है और ना ही पूरी तरह से मरा हुआ होता है। बस उसके सारे ख्याल और उसकी यादें एक अजीब सपने की तरह उसके सामने चलती हैं और जिंदा रहते हुए वो जो हासिल नहीं कर पाता वो सब उसके सामने आने लगता है। एंड्रियास का शुरुआती हुलिया देखकर यही लगता है कि वो असल दुनिया में कोई होमलेस इंसान होगा और आज हॉस्पिटल में कोमा में लेटा होगा। अब असल दुनिया में वो होमलेस और गरीब होगा तो उसके दिल में हमेशा से एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा रिलेशन और एक महंगा घर लेने की इच्छा होगी, जो उसने उस शहर में महसूस किया। लेकिन जैसे जैसे असल दुनिया में डॉक्टर्स उसका इलाज करते गए वो धीरे धीरे कोमा से बाहर आने लगा, लेकिन पूरी तरह से जिंदा होने से पहले ही उसकी लाइफ उसे खींच कर ले जाती है और उसे पूरी तरह से मौत की तरफ भेज देती है, जहां सिर्फ ठंड है, ना कोई खुशी और ना कोई जिंदा एहसास। लेकिन मूवी में एक भी हिंट नहीं दिया गया कि वो कोमा की दुनिया में था, इसलिए हमारी ये थ्योरी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठेगी। अब तीसरी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि मूवी के निर्माता ने हमारे सामने सोशल गैप और फीलिंगलेस दुनिया का एक एग्जाम्पल दिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां सब अपने अपने मतलब के लिए जी रहे हैं। जिंदगी का क्या मोटिव है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बस जिंदगी जीनी है, भले नाम की ही हो। जिस तरह से आज हम सोशल मीडिया की रेस में भागते हुए इतने फीलिंगलेस हो चुके हैं कि हम अपनी एक्चुअल फीलिंग को महसूस करना ही भूल चुके हैं, ऐसे दौर में इंटीमेसी और किसिंग भी बस नाम की ही रह गई है। लोग अब पूरी तरह से इंसान होते हुए भी रोबोट बन चुके हैं और ऐसे रोबोट्स की दुनिया में किसी इमोशनल इंसान को भेज दिया जाए तो वो उनसे भी फीलिंग और प्यार एक्सपेक्ट करेगा। जब उसे सामने वाले से बराबर का प्यार नहीं मिलेगा तो या तो वो भी एक समय पर उनके जैसे बिना इमोशन का हो जाएगा या फिर तंग होकर अपनी जान दे देगा। ये वाली थ्योरी काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक चीज पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही कि उसकी उंगली कटने के बाद वापस कैसे आ गई। इसलिए हम बढ़ते हैं अपनी फाइनल थ्योरी की ओर, जिसके अनुसार गौर किया जाए तो यहाँ मूवी के निर्माता ने सोशल गैप और मेडिटेशन की माइंड अवेकनिंग वाली स्टेज को एक साथ मिक्स करके हमारे सामने पेश किया है। मुझे पता है कि अब आपके लिए चीजें समझना मुश्किल होगा, इसलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको मेडिटेशन और माइंड अवेकनिंग के बारे में बता दूं। मेडिटेशन या फिर ध्यान मुद्रा में जब भी कोई इंसान जाता है तो वहां पर उसकी बॉडी के 5 पॉइंट्स उसके सामने आते हैं, जिसे हम इमोशंस बोलते हैं, जिसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बोला जाता है। काम का मतलब इंटीमेसी, क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ का मतलब लालच, मोह मतलब किसी चीज या इंसान से प्यार या फिर अट्रैक्शन होना, और अहंकार का मतलब ईगो। अब यही 5 पॉइंट्स या तो इंसान को इंसान बना देंगे या फिर उसे हैवान बना देंगे। खुद सोच कर देखो,
कि अगर दुनिया में जो भी गलत काम हुआ है वो इंसान ने इन 5 पॉइंट्स के चक्कर में ही किया होगा। दुनिया में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, वो ईगो और गुस्सा ही करवाता है, या तो आपका या फिर सामने वाले का। और कोई अमीर इंसान गरीबों को दबाता चला जाता है, बस अपने लोभ और लालच के लिए। अभी दुनिया में एक आदमी की सीक्रेट फाइल्स के सामने आने से टेंशन का माहौल बन गया है। और अगर उन डॉक्यूमेंट्स का सच देखा जाए तो बस उनमें ऐसे पावरफुल लोग होंगे जिन्होंने अपनी काम वासना और पावर को हासिल करने के लालच में ही सारे गलत काम किए हैं। पर तब क्या होगा जब ये पांचों पॉइंट्स एक इंसान के शरीर में कंट्रोल हो जाते हैं? तब शुरू होता है द माइंड अवेकनिंग। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ माइंड के 5 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल चक्रास की नहीं। तो कंफ्यूज मत होना। चलिए अब इस बात पर गौर करें कि मेडिटेशन और माइंड अवेकनिंग कैसे काम करती है और इसका मूवी से क्या लेना देना है। जब भी कोई इंसान ध्यान मुद्रा में जाता है तो धीरे धीरे समय के साथ वो अपने हर एक पॉइंट को कंट्रोल करता चला जाता है। इंसान सबसे पहले काम वासना को कंट्रोल में करता है और धीरे धीरे सालों की मेडिटेशन के बाद अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल करने तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है बॉडी टू माइंड कनेक्शन पर, यानी कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर यहाँ पर खुद को स्टेबल और फोकस्ड रख पाया तो अपने गोल तक पहुंच जाएगा, जो कि होता है ट्रू अवेकनिंग, मतलब होश में आना। साफ शब्दों में आप इसे हेवन या फिर इंटरनल पीस भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इंसान अपने 5 पॉइंट्स को कंट्रोल करके लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहा होता है तो उस समय उसका माइंड और फोकस बहुत वल्नरेबल कंडीशन में होता है। यानी कि उस समय ये 5 पॉइंट्स पूरी ताकत से आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। अब इसे मूवी पर अप्लाई करते हैं। वो एक बस में बैठकर आया, जैसा कि आप पैदा होकर दुनिया में आए हो। पिछली लाइफ में वो क्या था उसे कुछ भी नहीं पता, जैसा कि हमें भी नहीं पता। उसके बाद उसे दुनिया में ले जाया जाता है। लेकिन ये नॉर्मल दुनिया नहीं थी। ये दुनिया का एग्जाम्पल देते हुए बस एक तरह से नरक दिखाया गया है, जहां मूवी निर्माता ने बड़े शानदार अंदाज से ये दिखाया है कि अगर आप दुनिया के लोगों से उनके इमोशंस को खींच लो तो वो एक लिविंग हेल बन जाएगा, जहां किसी को दर्द नहीं होता, कोई इमोशनल गहराई नहीं है, खाना अच्छा है पर स्वाद महसूस नहीं होता, लोग हंसते हैं पर खुश नहीं है। और आपको ये दुनिया नॉर्मल लगेगी क्योंकि आप भी इसी का हिस्सा हैं। लेकिन जो इंसान ट्रू स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर गया उसे यहाँ दाल में कुछ काला लगने लगता है। सबसे पहले उसने अपनी इंटीमेसी की नीड को पाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसमें उसे कोई फीलिंग नहीं आने लगी, यानी कि उसकी काम वासना की इच्छा मर गई। फिर उसने अपने क्रोध यानी गुस्से को कंट्रोल किया। जब इना बोर ने उसे चीट किया तो उसने गुस्सा नहीं किया, बस चुपचाप उठकर चला गया। फिर आते हैं उसके लोभ के पॉइंट पर, जहां वो खाने का लालची तो था, लेकिन फीका खाना खाते खाते उसका अच्छा खाने का लालच भी मर गया। फिर आते हैं उसके मोह यानी अट्रैक्शन के पॉइंट पर। वो उसका उसी दिन खत्म हो गया जब इनाबोर ने उसे चीट किया। और लास्ट पॉइंट उसका ईगो था, जो कि उसमें था ही नहीं। इसके बाद वो अपने 6th पॉइंट की ओर बढ़ने लगता है, जिसमें उसे जिंदगी का असली मतलब पता करना था, जिसके चलते उसने बस का पीछा किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और इसी में उसके सामने वो ओल्ड विंटेज म्यूजिक आया। अब जो आदमी मेडिटेशन में जाता है सिर्फ वही बता सकता है कि मेडिटेशन में साउंड का क्या मतलब होता है। और बस इसी साउंड की वजह से ये वाली थ्योरी पूरी तरह से फिट बैठ गई। उसने अपने 5 पॉइंट्स को कंट्रोल करते हुए साउंड का पीछा किया और इस पॉइंट पर उसका माइंड पूरी तरह से वल्नरेबल सिचुएशन में था। इसका मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के लास्ट गोल तक जाता, लेकिन उससे पहले ही उसके सामने एक टेस्टी पाई आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर या तो आपके 5 पॉइंट्स आपको एक साथ अपनी तरफ खींचकर आपका ध्यान भटका देंगे, या फिर आपका सबसे इनसिक्योर पॉइंट आपको अपनी तरफ खींचेगा। और उसका इनसिक्योर पॉइंट था लालच। उसने पूरी मूवी में फीका और बेस्वाद खाना खाया और जैसे ही सामने स्वादिष्ट खाना देखा तो उस पर टूट पड़ा और अपने 6ठे पॉइंट या फिर ट्रू माइंड अवेकनिंग की तरफ जाते हुए रास्ते से फिसलकर फिर से नीचे गिर गया। और समय के साथ उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई और अब नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही है, जहां उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। आई होप अब आपको मेडिटेशन और माइंड अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेडिटेशन का मतलब है कि होश में आना और ऑटोमेटिक लाइफ से बाहर निकलना, साथ ही महसूस करना कि कुछ गलत है, और यही तो एंड्रियास करता है। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक महल में एक बेहद ही अमीर राजा थे और पैसा और सुख भी था, इसलिए विरासत में उनके बेटे को भी राजयोग मिला। वो राजकुमार महल और सुरक्षा के बीच बड़ा हुआ, लेकिन उसका मन हर समय डाउट में रहता था। एक दिन उन्होंने वहां की प्रजा में बुढ़ापे, दुख और जिंदगी की परेशानियों को देखा। तभी उन्हें समझ आया कि ये जिंदगी दुख से भरी हुई है। ठीक ऐसा ही एहसास एंड्रियास को भी हुआ था जब उसने अपने ऑफिस के नीचे अपने एक कलीग को मरते हुए देखा।
और प्रैक्टिकली खुद की आंखों से इमोशनलेस लोगों को देखा। खैर, अब इस बात की चिंता उस राजकुमार को तंग करने लगी और उसने डिसाइड किया कि मैं इस ट्रेन रूपी प्रोसेस के साथ नहीं चलूंगा, मुझे सच्चाई को देखना है। इसी के चलते उन्होंने पत्नी और बेटे को महल में ही छोड़कर ध्यान और मेडिटेशन का रास्ता चुना, क्योंकि अगर वो महल में रुकेंगे तो हर समय अपने बेटे और पत्नी के साथ लोभ और मोह यानी प्यार और रिश्तों की फीलिंग को महसूस करेंगे। समय गुजरने और सालों की मेहनत के बाद उनका सामना असली सच्चाई से हुआ। वो चाहे तो महल की आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने 5 पॉइंट्स को कंट्रोल किया और जैसे जैसे उनके सारे पॉइंट्स कंट्रोल हुए वो ट्रू अवेकनिंग स्टेट में पहुंच गए, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं और आज हम उन्हें महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिखाया कि माइंड की इच्छाओं को कंट्रोल करने से ही दुख से मुक्ति पॉसिबल हो सकती है। और मैं यहाँ किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। और यहाँ ह्यूगो के कमरे में इतनी सारी लाइट्स लगाने का मतलब भी बहुत डीप है। इसका मतलब था फॉलो द लाइट, जिसका मतलब कोई मेडिटेशन करने वाला इंसान ही आपको बता सकता है। मैं भी क्यूरियस हूँ कि कितने लोग इस लाइट वाली बात का सही मतलब बता पाएंगे, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कमेंट सेक्शन पर छोड़ देता हूँ। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 80% मूवी को समझ चुके हैं। और बात करें एडिशनल चीजों की तो वो भी क्लैरिफाई करेंगे, जैसे कि उसकी उंगली कटी तो जुड़ कैसे गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूवी में मेडिटेशन और लिविंग हेल के साथ साथ सोशल गैप को भी अच्छे से मिक्स किया गया है। मेडिटेशन और माइंड अवेकनिंग हम समझ चुके हैं, अब आते हैं लिविंग हेल और सोशल गैप वाली बातों पर। उंगली कटने और अपने आप जुड़ने का मतलब निर्माता ने यह दिखाया है कि अगर इंसान के दर्द को भी तुम उससे छीन लो तो पहले तो उसको बेहद ही पावरफुल फील होगा, लेकिन समय के साथ वो भी एक समय पर नरक बन जाएगा। एंड्रियास को दर्द और तकलीफ चाहिए, क्योंकि दर्द ही हमें इंसान बनाता है। दुख के बिना खुशी की पहचान नहीं होती। इसका मतलब कि अगर तुम्हें कभी तकलीफ नहीं हुई तो तुम सच में जिंदा नहीं हो। और इंसान को रियल अवेकनिंग का एहसास तभी होता है जब उसे अपनी जिंदगी अनकंफर्टेबल या फिर अजीब लगने लगती है। अब दूसरे सीन की बात करें, जब वो ट्रेन के आगे कूद जाता है, इसका साफ मतलब था कि एस्केप द इल्यूजन। मूवी के हिसाब से देखें तो उसका दिल टूट गया था और उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। लेकिन अगर मूवी निर्माता के हिसाब से देखा तो ट्रेन उस सिस्टम को दिखाती है जो टाइम की तरह निर्धारित समय पर चलती ही जा रही है। ट्रेन रूपी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी, तुम जाग गए हो या सो रहे हो, उसका प्रोसेस चलता ही रहता है। अब क्योंकि एंड्रियास ही वहां अकेला ऐसा आदमी था जिसमें अभी भी कुछ इमोशंस थे और जो सिस्टम से सवाल पूछ रहा था, एंड्रियास का जंप करना बताता है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। या तो वो सिस्टम और प्रोसेस के आगे आकर उसे रोक देगा या फिर प्रोसेस के ही हाथों तबाह हो जाएगा। लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल था कि उसे घसीटता हुआ अपनी दिशा में ले गया। और यहीं हम समझ जाते हैं एस्केप द इल्यूजन वाली थ्योरी को, जिसमें एंड्रियास ने यह सोचा कि अगर मैं सिस्टम से टकरा जाऊं तो शायद मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसकी तरह ही हम भी सभी सिस्टम और तेज भागती जिंदगी में फंस चुके हैं। खुशी महज नाम की ही रह गई है। जब आपके पिताजी ने आपके बचपन में पहली गाड़ी खरीदी थी तो जो खुशी आपको उस समय मिली थी वो खुशी आपको दोबारा महसूस नहीं होगी, चाहे आप उससे 10 गुना महंगी गाड़ी आज क्यों ना खरीद लो। और ये भी एक फैक्ट है कि सोशल गैप हमारी लाइफ को धीरे धीरे खोखला कर चुका है। जो फेमस इंसान आपको खुश लगता है, असल में उसके भी उतने ही दुख हैं जितने आपके हैं। परफेक्ट लाइफ सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर से लाइफ बोरिंग होती जा रही है। और कहीं ना कहीं आप भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुके हैं जो ट्रेन के प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। आई होप अब आपको कहानी का डीप मीनिंग समझ में आ गया होगा। और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।